नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं। नागार्जुन का लिखा हुआ वरुण के बेटे। ये 1956 में आया था। हमारे पास वरुण के बेटे, कथासान और संघर्ष इस नाम के दस्तावेज से कुछ जानकारी है। तो आज इसी के आधार पर हम इस उपन्यास की कहानी, किरदारों और इसके मूल संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही है कि इस रचना की आत्मा तक पहुंचे। मतलब कौन है ये वरुण के बेटे, कैसी हैं उनकी जिंदगी और नागार्जुन हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है, ये नाम वरुण के बेटे, इसका क्या मतलब है? हमारे पास जो जानकारी है उसमें बताया गया है कि वरुण का संबंध जल या नदी से है। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ वरुण मतलब जल के देवता मान लीजिए, या सीधे सीधे नदी। तो वरुण के बेटे हुए वो लोग जिनका पूरा जीवन, मतलब जिनकी रोटी रोटी सब कुछ नदी और पानी पर ही निर्भर है। यानी मल्लाह, मछुआरे और हाँ, नदी किनारे बसे हुए किसान भी। ये उपन्यास इन्हीं लोगों की जिंदगी, उनके संघर्षों और प्रकृति के साथ उनका जो एक गहरा पर मुश्किल रिश्ता है, उसी को दिखाता है। दस्तावेज भी यही कहता है कि ये ग्रामीण समाज और किसान मजदूर वर्ग की जिंदगी का एक आईना है, एक तरह से। अच्छा, तो मतलब कहानी एक ऐसे गांव की है जो नदी किनारे है। लोगों की जिंदगी नदी से चलती तो है, पर वही नदी उनके लिए मुश्किल भी खड़ी करती है। एक तरह का विरोधाभास सा लगता है। बिल्कुल, और यही तो खास बात है इस उपन्यास की। ये विरोधाभास पूरी कहानी में बुना हुआ है। वो लोग नदी की गोद में पलते हैं, उसी से खाना पानी मिलता है, लेकिन उसी नदी का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। ये उनकी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है जिसे नागार्जुन बहुत बारीकी से दिखाते हैं। स्रोत सामग्री में भी इस पर जोर है। अच्छा, अगर किरदारों की बात करें तो कौन है मुख्य लोग इसमें? कोई एक हीरो है कहानी का? ये अच्छा सवाल है। देखिए, जानकारी के हिसाब से इस उपन्यास का हीरो कोई एक आदमी नहीं, बल्कि वो पूरा समुदाय है। गांव के वो आम लोग, मेहनत करने वाले लोग, जिन्हें नागार्जुन वरुण के बेटे कहते हैं। हाँ, कुछ खास किरदार हैं जो उस समुदाय को दिखाते हैं, जैसे रघुनाथ, एक बहुत मेहनती पर गरीब मल्ला। उसकी पत्नी है गुड़िया, जो घर संभालती है, बच्चे देखती है, जैसा उस समय होता था गांव में। पर कहानी सिर्फ इनकी नहीं है, इनके साथ वो लोग भी हैं जो इनका फायदा उठाते हैं। मतलब शोषण करने वाले। हाँ, जैसे गांव का जमींदार या वो सूदखोर महाजन जो इनकी मजबूरी का, इनकी मेहनत का फायदा उठाते हैं। और एक बात जो हमारे पास जानकारी है उसमें लिखी है कि नदी खुद एक किरदार जैसी है। ये कैसे? नदी कैसे पात्र बन सकती है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प बात है और उपन्यास की एक बड़ी खूबी भी। दस्तावेज में भी इसका जिक्र है। नदी यहाँ सिर्फ मतलब बहता हुआ पानी नहीं है। लेखक ने उसे एक जिंदा, धड़कते हुए किरदार की तरह दिखाया है। वो माँ की तरह पालती है, मछली देती है, खेतों को पानी देती है, नाव चलती है तो रोजगार मिलता है। लेकिन वही नदी जब गुस्सा होती है, मतलब जब बाढ़ आती है, तो सब कुछ तबाह भी कर देती है। घर, खेत, फसलें, यहाँ तक कि जाने भी ले लेती है। तो ये जो जिंदगी देने और लेने की ताकत है नदी में, वो उसे कहानी का एक अहम हिस्सा बना देती है, सिर्फ बैकग्राउंड नहीं। जीवन और मौत का ये जो चक्कर है, वो उपन्यास के बिल्कुल केंद्र में है और नदी उसका प्रतीक है। तो फिर कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो क्या है? क्या सिर्फ प्रकृति से लड़ाई है या कुछ और भी है? जानकारी के मुताबिक संघर्ष कई लेवल पे है। एक तो है सीधा सीधा प्रकृति से संघर्ष, रोज की जिंदगी का संघर्ष। नदी से रोजगार कमाना ही अपने आप में पक्का नहीं है। कभी मछली मिली, कभी नहीं। कभी नदी शांत, कभी तूफान, पर ये तो है ही। लेकिन इससे भी बड़ा और शायद ज्यादा खतरनाक संघर्ष है समाज के अंदर, शोषण का। गांव के महाजन, जमींदार, ये लोग ऊंची ब्याज पर कर्ज देते हैं इन गरीबों को। अच्छा। और फिर कर्ज के जाल में ऐसे फंसाते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी निकल ही नहीं पाते। उनकी गरीबी, उनकी लाचारी का पूरा फायदा उठाते हैं। और जाहिर है, जब बाढ़ जैसी कोई मुसीबत आती होगी, जैसा दस्तावेज में बताया गया है, तब तो हालात और बिगड़ जाती होगी। बिल्कुल। और दस्तावेज इस बात को बहुत गंभीरता से दिखाता है। जब बाढ़ आती है तो स्थिति एकदम भयानक हो जाती है। उनके वो मिट्टी के घर बह जाते हैं, थोड़ी बहुत जो फसल होती है वो खत्म, नावों को नुकसान, और फिर वो पहले से ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि गुजारा करने के लिए
फिर उसी महाजन के पास जाना पड़ता है। रघुनाथ जैसी कई लोग हैं जो सोचते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, शायद इस गरीबी से निकल जाएं, पर जो हालात हैं, जो मुसीबतें आती रहती हैं, वो उन्हें इस चक्कर से निकलने ही नहीं देती। दस्तावेज में उपन्यास के अंदर बाढ़ के चित्रण पर काफी जोर दिया गया है। उसे बहुत असली और दिल छूने वाला बताया है। इसका क्या महत्व है कहानी में? ये उपन्यास का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है, बहुत मार्मिक। जानकारी बताती है कि नागार्जुन ने बाढ़ की तबाही और उसके बाद जो इंसानी दुख दर्द होता है उसका बहुत ही सजीव चित्रण किया है। एक साल ऐसी भयंकर बाढ़ आती है कि सब कुछ तबाह हो जाता है। लेखक ने वो उजड़े हुए घर, पानी में डूबे खेत, भूख से रोते बच्चे, बीमारियां, मौतें, इनका ऐसा ब्यौरा दिया है कि पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वरुण के बेटे सचमुच बेघर, लाचार हो जाते हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति की ताकत के आगे इंसान कितना छोटा है, खासकर वो इंसान जो पहले ही गरीब है, जिसके पास कुछ है ही नहीं। ये सब सुनकर तो काफी निराशा होती है। इतनी तबाही, फिर शोषण, क्या इसके बाद लोग उम्मीद छोड़ देते हैं? मतलब कहानी का अंत कैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। दस्तावेज भी इसी तरफ इशारा करता है। बार बार सब कुछ लुट जाने के बाद भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते। जैसे ही बाढ़ का पानी उतरता है, वो फिर से अपनी टूटी फूटी झोपड़ियां बनाने लगते हैं, अपनी नावों की मरम्मत करते हैं और पेट पालने के लिए फिर उसी नदी पर उतर जाते हैं जिसने उनका सब कुछ छीना था। अरे वाह! ये उनकी अदम्य जिजीविषा है, मतलब जीने की जबरदस्त इच्छा, हार ना मानने का जज्बा। ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, ये मुश्किलों से लड़कर फिर से जीवन खड़ा करने की कोशिश है। ये तो सच में प्रेरणा देता है। और शायद इसीलिए दस्तावेज में रघुनाथ के अपने बच्चों को पढ़ाने वाले विचार का जिक्र है। ये भी उसी उम्मीद की तरह लगता है कि शायद अगली पीढ़ी पढ़ लिख कर इस मुश्किल जिंदगी से निकल पाए, उन्हें सिर्फ नाव और जाल पे न जीना पड़े। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बहुत अहम पॉइंट है। ये दिखाता है कि उन लोगों में ये इच्छा है कि उनकी अगली पीढ़ी इस संघर्ष से बाहर निकले। वो शायद मनी मन समझते हैं कि जिस रास्ते पर वो है उससे छुटकारा शायद मुश्किल है, तो शिक्षा में उन्हें एक उम्मीद दिखती है। ये उनकी दूर की सोच भी है। तो क्या ये उपन्यास सिर्फ प्रकृति से संघर्ष और गरीबी की कहानी है, या इसमें कोई सामाजिक संदेश भी है? शोषण की बात तो आ ही रही है बार बार। हाँ, इसमें सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, एक बहुत जरूरी सामाजिक संदेश भी है। दस्तावेज में भी ये साफ है। उपन्यास ये दिखाता है कि जब तक ये मेहनत करने वाले लोग अकेले अकेले लड़ते रहेंगे, उनका शोषण होता रहेगा। जमींदार और महाजन उनकी इसी बिखरी हुई हालत का, उनकी फूट का फायदा उठाते हैं। लेकिन कहानी जैसे आगे बढ़ती है तो गांव के कुछ जो नौजवान हैं, थोड़े पढ़े लिखे या जागरूक, उनमें धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि उन्हें अपने हक के लिए एक होना होगा। अच्छा, संगठित होना होगा। हाँ, संगठित होकर आवाज उठानी होगी। ये जो अन्याय हो रहा है, जो शोषण का सिस्टम है, उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। दस्तावेज इससे उपन्यास का एक क्रांतिकारी पहलू कहता है, एक उम्मीद की किरण की तरह। ये तो दिलचस्प है। मतलब सिर्फ अपनी पीड़ा नहीं, बल्कि एक साथ आकर लड़ने की जरूरत का इशारा है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ किस्मत या प्रकृति को दोष देकर बैठ जाने वाली नहीं है। ये समाज के अंदर जो शोषण का ढांचा है, उस पर भी सवाल उठाती है और उससे लड़ने के लिए एकजुट होने पर जोर देती है। ये दिखाती है कि इंसान के दुख के लिए सिर्फ बाहरी ताकतें नहीं, समाज की अपनी बनावट भी जिम्मेदार हो सकती है। तो अगर हम वरुण के बेटे के मुख्य संदेश को समझना चाहें, तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर क्या कह सकते हैं? देखिए, दस्तावेज के विश्लेषण से दो बातें बिल्कुल साफ लगती हैं। पहला तो वही इंसान की हिम्मत, उसकी जीजीविषा कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, प्रकृति कितना भी सताए, हिम्मत नहीं हारनी है, जीने की इच्छा रखनी है। और दूसरा, जो उतना ही जरूरी है, कि लड़ाई सिर्फ बाहर की ताकतों से नहीं है, समाज के अंदर जो अन्याय है, जो शोषण है, उससे भी लड़ना पड़ेगा। और शायद उस दूसरी लड़ाई के लिए अकेले लड़ना काफी नहीं है, एक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। इसलिए वरुण के बेटे सिर्फ मल्लाहों या मछुआरों का नाम नहीं रहता, वो हर उस मेहनतकश इंसान का प्रतीक बन जाता है जो मुश्किलों के बावजूद जी रहा है और लड़ रहा है। वाकई ये एक बहुत गहरी और
मानवीय कहानी लगती है, जो समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों, मल्लाहों, किसानों की जिंदगी की सच्चाई को बिना लाग लपेट के सामने रखती है, पर साथ ही उनके हार ना मानने वाले जज्बे को सलाम भी करती है। और जैसा आपने बताया, नदी यहाँ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु, बनाने और मिटाने दोनों का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। ये बात कहानी को और गहरा बनाती है। निश्चित रूप से ये उपन्यास हमें उन लोगों की जिंदगी में झांकने का मौका देता है जिनकी कहानियां अक्सर हम तक पहुंचती ही नहीं, जिनकी आवाज दब जाती है। ये उनके संघर्षों, उनके छोटे छोटे सपनों और उनकी कभी न खत्म होने वाली हिम्मत का एक तरह से साहित्यिक रिकॉर्ड है। और इसकी जरूरत, इसकी प्रासंगिकता शायद आज भी उतनी ही है। तो आज हमने नागार्जुन के इस महत्वपूर्ण उपन्यास वरुण के बेटे के बारे में बात की। इसके कथासार, पात्रों और मूल संदेशों पर एक नज़र डाली, जो हमें उपलब्ध दस्तावेज से मिली जानकारी पर आधारित थी। ये सचमुच मेहनत करने वाले इंसानों के संघर्ष और उनकी कभी न हारने वाली भावना की एक यादगार कहानी है। हाँ, और जैसा हमने बात की, ये उपन्यास हमें सिर्फ प्रकृति और इंसान के रिश्ते पे ही नहीं सोचने को मजबूर करता, बल्कि समाज में जो शोषण है, उसकी अलग अलग परतें हैं और उनसे लड़ने की क्या जरूरत है, इस पर भी सोचने को उकसाता है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जिस तरह वरुण के बेटों ने अपने समय की मुश्किलों का सामना किया और उन्हें लगा कि संगठित होना जरूरी है, वैसे ही आज के इस बदलते वक्त में आम मेहनतकश लोगों के सामने किस तरह के नए या पुराने संघर्ष हैं, और उन संघर्षों से लड़ने के लिए वो सामूहिक चेतना, वो एकजुटता आज कितनी जरूरी है, इस पर सोचिएगा जरूर।